डॉक्टर सपना ताम्रकार, विधि विभाग, BCS, शासकीय PG कॉलेज धमतरी। आज मैं LLB पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को खातों की चकबंदी के बारे में बताऊंगी। खातों की चकबंदी धारा 205 में चकबंदी के बारे में बताया गया है। इसके अनुसार चकबंदी से अभिप्राय किसी गांव की समस्त या किसी भूमि के ऐसे पुनर्वितरण से है जिससे खेती की सुविधा के लिए भूमि स्वामियों को लगे हुए भूखंड दिए जा सके। यह कार्य चकबंदी अधिकारी द्वारा किया जाता है। सामान्यतः चकबंदी अधिकारी तहसीलदार से निम्न पद श्रेणी का राजस्व अधिकारी होता है। इसको अमरचंद जैन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया गया है कि चकबंदी कार्रवाइयों के चालू रहने के दौरान अधिकार अभिलेखों का संशोधन लंबित रहता है। दूसरा केस है घुरौराम वर्सेस मुकुट राम 2004 छत्तीसगढ़ राज्य जनरल के मामले में कहा गया है कि धारा 205 के अंतर्गत चकबंदी अधिकारी का कार्य किसी प्रश्न पर कोई आदेश देने का नहीं है, केवल जांच कर रिपोर्ट करने का है। यह योजना तैयार कर पुष्टि हेतु जिलाधीश को भेजता है। चकबंदी कार्रवाइयों का शुद्ध किया जाना धारा 206 में चकबंदी कार्रवाइयों का शुरू किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है और यह बताया गया है कि इसके अनुसार चकबंदी आवेदन दो प्रकार से हो सकता है। पहला है कलेक्टर के निर्देश पर चकबंदी अधिकारी के अभिप्रेरण से या उसके अभिप्रेरण के बिना दो या दो से अधिक भूमि स्वामियों द्वारा आवेदन करने पर इसे आंशिक चकबंदी कहते हैं। दूसरा है जहां आवेदन को प्रस्तुत गांव के 2/3 भूमि स्वामियों द्वारा प्रस्तुत किया गया हो, चाहे वह आवेदन प्रोत्साहन के द्वारा या बिना प्रोत्साहन से प्रस्तुत किया गया है, यह पूर्ण चकबंदी कहलाती है। फिर धारा 207 में आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में बताया गया है कि आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति किस प्रकार होगी। इसमें ये कहा गया है कि आवेदन प्राप्त होने पर चकबंदी अधिकारी अपनी टीप को लगातार कलेक्टर को प्रस्तुत करेगा। कलेक्टर उस टीप के अनुसार आवेदन करेगा। धारा 208 आवेदन को स्वीकृत किया जाना। धारा 208 में आवेदन के स्वीकृत किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। यह आवेदन स्वीकार किया जाता है तब वह उस पर कार्यवाही करने के लिए कहेगा। स्वीकृति के परिणाम क्या होंगे? यदि धारा 208 के अंतर्गत स्वीकृत कर लिया जाता है तो उसके क्या परिणाम होंगे? यदि चकबंदी का आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तब फर्स्ट खातों के बंटवारे पर प्रतिबंध लग जाता है, फिर संपत्ति के अंतरण पर प्रतिबंध लग जाता है। धारा 209 में खातों की चकबंदी के लिए स्कीम का तैयार करना। धारा 209 में खातों की चकबंदी के लिए स्कीम का तैयार किए जाने के बारे में प्रावधान करती है। यदि आवेदनकर्ता स्वयं ही कोई योजना बनाते हैं तो यह योजना चकबंदी अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी। वह निम्नानुसार उसमें संशोधन कर सकेगा तथा उसका परीक्षण करेगा। यदि ऐसी योजना प्रस्तुत नहीं की जाती है तब अधिकारी खातों की चकबंदी हेतु योजना तैयार करेगा और योजना निम्नानुसार तय की जाएगी। योजना पर यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तब वह उसे दूर करके कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगा। धारा 210 में स्कीम की संपुष्टि करने या संपुष्टि से इनकार के बारे में बताया गया है। धारा 210 ये कहती है कि स्कीम की पुष्टि करने या पुष्टि से इनकार करने की कलेक्टर की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। कलेक्टर फर्स्ट आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात एवं चकबंदी अधिकारी की सिफारिश पर ऐसी स्कीम की उपांतरणों सहित या रहित पुष्टि कर सकेगा या पुष्टि करने से इनकार कर सकेगा। इस मामले को हरण चरण लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1980 में कहा गया है कि कलेक्टर द्वारा यह कार्य अतिरिक्त कलेक्टर को भी सौंपा जा सकता है। संपुष्टि के परिणाम क्या होंगे? धारा 211 में
संपुष्टि के परिणाम के बारे में बताया गया है। जब चकबंदी योजना की संपुष्टि हो जाती है तब निम्नलिखित कार्यवाही होती है। फर्स्ट है खातों का सीमांकन करेगा। सेकंड, अंतिम रूप से किए गए विनिश्चयों की घोषणा करेगा। थर्ड, योजना के अनुसार नए नक्शे तैयार करेगा। फोर्थ, नए अभिलेखों को तैयार करेगा। इसको सुखीराम वर्सेस ताराचंद 1961 के मामले में कहा गया है कि चकबंदी अधिकारी द्वारा तैयार किए गए अभिलेखों की प्रविष्टियों के शुद्ध होने की अवधारणा की जाएगी। इसी प्रकार धारा 212 में खेतों के कब्जे के संबंध में भूमि स्वामियों के अधिकार के बारे में बताया गया है। धारा 212 में कि चकबंदी की स्कीम से प्रभावित भूमि स्वामी यदि उन्होंने धारा 209 की उपधारा 5 के अधीन कब्जा ना लिया हो, स्कीम की पुष्टि होने के ठीक आगामी किसी वर्ष के प्रारंभ से उन खातों के कब्जे के लिए हकदार होंगे जो कि स्कीम के अधीन उनको आवंटित किए गए हों। और चकबंदी अधिकारी यदि आवश्यक हो तो उनको उन खातों का जिनका कि वे हकदार हैं कब्जा वारंट द्वारा दिलवाएगा। परंतु यदि समस्त भूमि स्वामी सहमत हो जाएं तो उन्हें स्कीम की पुष्टि होने के पश्चात चकबंदी अधिकारी द्वारा उनके खातों का कब्जा किसी पूर्वतर तारीख से भी दिलाया जा सकेगा। इस धारा को धारा 213 खाते में भूमि स्वामियों के अधिकारों का हस्तांतरण, खातों में भूमि स्वामियों के अधिकारों का हस्तांतरण के बारे में प्रावधान करती है। इस संहिता में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी भूमि स्वामियों के अनेक खातों में अधिकार उनको प्रभावित करने वाली चकबंदी की किसी योजना को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए विनियम द्वारा या अन्यथा अंतरणीय होंगे और कोई भी व्यक्ति इस बात का हकदार नहीं होगा कि वह उक्त प्रयोजन के लिए किए गए किसी अंतरण के संबंध में आपत्ति करे या उसमें हस्तक्षेप करे। सेकंड है चकबंदी अधिकारी राज्य सरकार की किसी भूमि को भी विनियम द्वारा या अन्यथा अंतरित कर सकेगा जहां की ऐसा अंतरण चकबंदी की किसी स्कीम को कार्यान्वित करने प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। धारा 214 अंतरण प्रभान्वित करने के लिए आवश्यक नहीं होगी। धारा 214 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी ऐसे अंतरण को जिसमें खातों की चकबंदी की किसी स्कीम को कार्यान्वित करना वर्णित है प्रभान्वित करने के लिए फर्स्ट किसी प्रकार के लिखित की आवश्यकता है और यदि लिखित निष्पादित कर दी गई है तो उसका रजिस्ट्रीकरण आवश्यक नहीं होगा। धारा 215 स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्चों के बारे में प्रावधान करती है। चकबंदी की स्कीम को कार्यान्वित करने के खर्चे उन भूमि स्वामियों से वसूल किए जाएंगे जिनके खाते चकबंदी की स्कीम से प्रभावित होते हैं। धारा 216 में प्रतिकर तथा खर्चे की वसूली के बारे में बताया गया है। धारा 216 के अनुसार निम्नांकित राशियों को भू राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल किया जा सकेगा। फर्स्ट है धारा 209(3) के अधीन देय प्रतिकर तथा सेकंड धारा 215 के अंतर्गत आने वाले खर्चे। धारा 217 विभाजन कार्रवाइयों का चकबंदी कार्रवाइयों के चालू रहने के दौरान निलंबन के बारे में प्रावधान करती है। जब खातों की चकबंदी के लिए आवेदन धारा 208 के अधीन ग्रहण कर लिया गया हो तो खातों के विभाजन के लिए कोई भी कार्रवाइयां जो चकबंदी की स्कीम पर प्रभाव डालती हो प्रारंभ नहीं की जाएंगी और लंबित समस्त ऐसी कार्रवाइयां चकबंदी अधिकारियों के चालू रहने के दौरान प्रास्थगित रहेंगी। थैंक यू।